जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो अक्षांश निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर से एक बार देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता है। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को। जैसे कि आपका भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद आपका कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर में। मकर रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण में। आर्कटिक वृत्त जो आपका हो जाएगा ये 66.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। और अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण में। नेक्स्ट है धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 11। फिर से देखिए, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा वृत्त को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कोई भी अक्षांश नहीं। नेक्स्ट है मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस अक्षांश नाम से जानी जाती है? तो गोरे। 2 देशांतर के बीच की दूरी जो है वो गोरे कहलाती है। 2 अक्षांश के बीच की दूरी क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन। 2 अक्षांश के बीच की दूरी जोन कहलाती है। 2 देशांतर के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। नेक्स्ट है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? 4 मिनट का। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है भूमध्य रेखा। भूमध्य ही रेखा ना 2 भागों में विभाजित करती है। बोलिए। जी हाँ, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, देशांतर से रेखाओं की कुल संख्या 180 है, ये गलत है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है बताइए आप? 360। ठीक है। और 2 देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। जोर से बोलिए। गोरे। और 2 अक्षांश के बीच की दूरी जोन। नेक्स्ट देखिए, इसके फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या सत्य है। तो सत्य क्या है? किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर क्या होती है? 0 होती है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। देखिए, फिर निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य क्या है? किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये गलत है। सही क्या होगा? विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर। फिर से देख लीजिए, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है ये आपका होता है 111 किलोमीटर होता है। वहीं अगर बोल दें कि 2 अक्षांश के बीच की दूरी जो कहलाती है वो आपका क्या कहलाती है? जोन। और 2 देशांतर के बीच की दूरी जो कहलाती है वो आपका कहलाती है गोरे।
दो देशांतर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180 है। देखिए ऐसे अक्षांश की संख्या कहीं 181 दिया जा रहा है, जो कि सही भी है। 181 हो जाएगा अक्षांश की संख्या ना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 22 नंबर। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान माध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, जो कि यूके में है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो फिलीपींस से नहीं जाती है। दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से जाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। निम्न में से किसका मिलान गलत है? तो देखिए 2 और 3 जो ये गलत है, 2 और 3 गलत है। सही क्या हो जाएगा? सही आपका हो जाएगा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री आपका हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर ना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। और फिर आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट है देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से नहीं गुजरती है, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है, ये सही है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। फिर से देखिए यहाँ पर दिन तथा रात समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो सिंगापुर। अच्छा पूछ देगा आपका सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? बताइए। टेमासेक। टेमासेक सिंगापुर का जो पुराना नाम है ना, ये है टेमासेक। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4 ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, ब्राज़ील और चिली। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो हो गया था ये ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, ब्राज़ील और चिली। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? मैक्सिको से नहीं गुजरती है, कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। 49.5 डिग्री नॉर्थ किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो बोलाविया से नहीं गुजरती है, चिली, पराग्वे और ब्राज़ील से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा व समय। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? 1984 ईस्वी में।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच से 180 डिग्री माध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है एल्यूसियन द्वीप समूह। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 बजे शाम। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 24। फिर से देखिए, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? 24। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? 87.5 डिग्री। उत्तरी थोड़ी होगा, पूर्वी हो जाएगा ना, ईस्ट हो जाएगा ना। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया था? इलाहाबाद, नहीं। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय मानक समय के बीच समयांतराल कितना है? 5.5 घंटा का। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर है? 2 घंटा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित न करें। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ पर स्थित है? 180 डिग्री पूर्वी। ग्रीनविच पर समय माध्याह्न 12 बजे से पूर्वी 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो शाम 3:20 हो जाएगा। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा? 2 बजे रात्रि। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा? 1 घंटा। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर वह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये गलत है। यह एक काल्पनिक रेखा, सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, सही है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यह भी सही है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं है? तो लंदन यूके में नहीं है। लिप्सन पुर्तगाल हो जाएगा। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिप्सन ही है ना। उसके बाद देखिए, इथोपिया की राजधानी भी अदिस अबाबा है, यहाँ भी हो जाएगा। और घाना की राजधानी क्या है? अक्रा, यहाँ भी हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, पुर्तगाल की राजधानी पूछ देगा तो लिप्सन, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा और घाना की राजधानी अक्रा। जब ग्रीनविच के में माध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिसमें उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्वी। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थिति है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। दो शहरों, शहर ए 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट और शहर बी 30 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री ईस्ट के बीच कालांतर होगा 80 मिनट का। यदि भारत में दोपहर 12 बजे का समय है तो उसी दिन किस याम्योत्तर में सुबह के 7 बजेंगे? 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब हम लोग पढ़ेंगे चट्टान के बारे में।
पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो 20 है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टान को। आग्नेय शैलें कहलाती है मौलिक शैल। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय। आग्नेय चट्टानें बनती है गर्म लावा के ठंडे होने से। मो स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? चट्टानों की कठोरता। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? अवतलीय या प्लूटोनिक। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? इस चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये गलत है। आग्नेय चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवावशेष का अभाव होता है, ये सही है। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है ग्रेनाइट। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बैथोलिथ। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है 5%। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान। पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संस्तरित में। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्टाजाइट नहीं है। चूना पत्थर, बलुका पत्थर और सेल, ये तीनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट नहीं है, जिप्सम है, कांग्लोमरेट है, डोलोमाइट है। निम्नलिखित में से कौन विलग्न प्रकार की चट्टान है? संगमरमर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? कायांतरित चट्टान। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टाजाइट में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? संगमरमर। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? परिवर्तित। अब यहाँ आपको मिलान करना है, तो यहाँ मिलान करना है आपको। देखिए, स्लेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा कायांतरित सेल में, लिग्नाइट हो जाएगा अवसादी सेल, बॉक्साइट हो जाएगा अलौह खनिज में, ग्रेनाइट हो जाएगा आग्नेय सेल। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? अस्तरित सेल है। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट। स्लेट और संगमरमर है कायांतरित चट्टानें। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डायस चट्टानों से होती है, आग्नेय और तलछटी दोनों। निम्न में से कौन कायांतरित सेल है? संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? ग्रेनाइट नहीं है, स्लेट, स्फटिक, संगमरमर है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है क्वार्टाजाइट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक वित्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मृत सेल है? आग्नेय। क्वार्टाजाइट निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? बलुआ पत्थर का। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल नहीं है? डोलोमाइट नहीं है, ग्रेवेडो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति की व्याख्या करता है? भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीड।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। नेक्स्ट पढ़ेंगे, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती है एल तरंगें। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? दीर्घपृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, ये गलत है। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकंप रेखा कहते हैं। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सम भूकंप रेखा कहलाती है। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए, इनमें से कोई नहीं, सभी यानी सही है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिएक्टर स्केल एक लॉगारिथमिक स्केल होता है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है। इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का। सामान्य भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सम भूकंप। किसी क्षेत्र के उस स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है सम भूकंप रेखा। सम भूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है अनियमित। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 2.5 आता है 68%। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे फिर बताइए भूकंप। अच्छा, अभी हम पढ़े थे, हम लोग को बताइए आप कि भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी नाम से जाना जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुनमय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमानों को क्या कहा जाता है? 1 से 12। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य परतदार पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अर्थात पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। ज्वालामुख जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में
वर्गीकृत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? यौगिक ज्वालामुखी नहीं है, जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी ये है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? मृत ज्वालामुखी में नहीं हुआ है। जागृत ज्वालामुखी में हुआ है, प्रसुप्त ज्वालामुखी में हुआ है, शांत ज्वालामुखी में हुआ है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तरल पर आ जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? फ्योर्ड नहीं है, क्रेटर, कॉल्डेरा और गेसर है। अच्छा ये बताइए, फ्योर्डो तटों का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प नहीं होता है। लावा पठार, लावा मैदान, सील तथा डाइक होता है। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। कॉल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। वह कौन सी महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप, है ना। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। अब प्रशांत महासागर में कौन कौन गर्त पाया जाता है? मेरियाना, मिडनाउ और टोंगा, ये तीनों गर्त कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। सुंडा गर्त फिर हो जाएगा हिंद महासागर। प्यूर्टो रिको गर्त हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और यूरेशियन बेसिन हो जाएगा आर्कटिक महासागर में। कुल 51 गर्त है। ठीक है। लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिसमें गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ बाहर निकलता है, इसके साथ सामान्यतः गेसर पाए जाते हैं। पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये यूएसए अमेरिका में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट ब्लैक नहीं है, माउंट एटना है, माउंट फ्यूजियामा है, माउंट किलीमंजारो है। अब फ्यूजियामा कहाँ पर है? ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जापान में। और किलीमंजारो अफ्रीका में। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। यह भी आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। ठीक है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत। मृत ज्वालामुखी किलीमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया यानी अफ्रीका हो जाएगा। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस किस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली द्वीप। स्ट्रोम्बोली फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली। फौसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में।
माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? वासजेस नहीं है, ये फ्रांस का में पाया पर्वत है, वल्लित पर्वत का उदाहरण है वासजेस, जो कि फ्रांस में है। फ्यूजियामा हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, विसुवियस हो जाएगा। अभी तुरंत हम बताए थे फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है जापान में है। विसुवसीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। फिर से देखिए, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली में। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। क्राकाटोआ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? स्प्रेप्टली द्वीप समूह में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? क्राकाटोआ मलेशिया, गलत हो जाएगा। एटना इटली में, ओपा म्यांमार में, फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में स्थित है। और अभी एक और ज्वालामुखी हम बताए थे ना, विसुवियस ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है बताइए? इटली, ठीक है। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू में। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, ठीक है। ज्वाला खंडास्मी क्या होता है? तप्त सेल के टुकड़ों और लावा। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट पिंटेटुबो। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? कीपाकार। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ऑक्सीजन नहीं निकलती है, हाइड्रोजन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलिपाइन द्वीप समूह। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी, ये गलत है। ये जगह देखिए, निष्क्रिय ज्वालामुखी जो एटना में, ये गलत हो जाएगा। ये सक्रिय ज्वालामुखी जो एटना जो है ना, ये सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। देमबंद जो हो जाएगा ये शांत ज्वालामुखी हो जाएगा। क्राकाटोआ हो जाएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप पर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। एक तो हम यहाँ पे एक तो क्वेश्चन लिखे थे, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर, वेरी गुड। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? क्राकाटोआ। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो नहीं है, ये अफ्रीका में है। स्ट्रोम्बोली है, एटना है, कोटोपैक्सी है। निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है? मोना लोआ नहीं है, चिम्बराजो है, दक्षिण अमेरिका में है। को सुल्तान है, ईरान में। और देमबंद है। हजार द्वारों की घाटी पाई जाती है अलास्का में। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार का सही आरोही क्रम है हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पिलियन द्वीप। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? पिलियन तुल्य। पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? हवाई तुल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन तुल्य। फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के तुल्य जैसी होती है, गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन तुल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? विसुवियस ज्वालामुखी। कहाँ पे है? इटली में। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर यानी घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, जो कि हवाई द्वीप पर है। हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? किलायु ज्वालामुखी कहाँ पे है? स्पेन में।
फिर से देखिए, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ पर स्थित है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल्डेरा ज्वालामुखी। फिर है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? परिप्रशांत महासागरीय में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास वाले बेल आइकन को दबा दीजिए।